फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। याद रखिएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। याद रखिएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, और प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिकतम होता है निर्वात में और न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में और न्यूनतम होता है कांच में। जब न्यूनतम पूछा जाए तो याद रखिएगा कांच में न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग जो है कांच में न्यूनतम होता है। ठीक है, जब पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट की बात करेगा तो याद रखिएगा, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इसका प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर बताना है डी। ठीक है, या मीटर। ठीक है, प्रति मीटर होगा। ठीक, यानी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और लेंस की एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और इसे प्रति मीटर भी कहते हैं। ठीक है, M⁻⁻1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आलेख। याद रखिएगा, किरण आलेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो याद रखिए 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस जो लेंस का क्षमता जो होता है, यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता होता है P = 1/f। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा 1/p। ठीक है, जहाँ क्षमता दिया हुआ है 1/2 मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की फोकसांतर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो है वो +2 डायोप्टर होगा। ठीक है, जैसे F जो है 50 सेंटीमीटर दिया है, यदि पावर ऑफ लेंस निकालना है तो 1/f होता है। ठीक है, तो इसे 1/f
50 कर देंगे, ठीक है। इसे काटने पर ये 2 डायोप्टर होगा, तो उत्तर लेंस में है, ठीक है, तो प्लस 2 डायोप्टर होगा, ठीक है। यदि अवतल लेंस में होता तो यहाँ -2 डायोप्टर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं, ठीक है, किरणपुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। जहाँ से किरण निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज, और जहाँ से किरण निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, ठीक है। इसी जगह पर अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक हो जाता, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगर इसी जगह पर कहेगा अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस यहाँ है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, याद रखिएगा, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। जल प्रयुक्त होता है लेंस बनाने के लिए, कांच भी प्रयुक्त होता है, प्लास्टिक भी होता है, ठीक है, मिट्टी नहीं होता है, ठीक है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी प्रयुक्त क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान रखिए, मिट्टी जो है एक अपारदर्शी पदार्थ है जो यह लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है। यदि कारण पूछ देगा क्यों नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है, इसलिए इसे लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, कि उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अगर सब्जेक्ट में पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन है, तो बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, कौन कौन है, तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण
आर, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, यानी हवा से, याद रखिएगा, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, अभिलंब के निकट, याद रखिएगा, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती, किधर मुरझाती है, अभिलंब के निकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसे याद रखिएगा, उत्तर लेंस, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तर लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहेगा कि साइड मिरर, यानी ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने या पीछे से आने वाले जो है लोगों को या गाड़ी आने वाली गाड़ी को देखने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पहले देखिए, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी, तो आर बराबर एफ बाय, यानी 2f होता है, ठीक है, 2f होता है, आर बराबर 2f होता है, ठीक है, और f बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो r बराबर 2f, f कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10 दूनी यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, याद रखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है, निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, क्या निर्धारित होती है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो कहेगा क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है? क्योंकि छोटे छोटे बाल दाढ़ी बड़े देखने के लिए ही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी पावर ऑफ लेंस कितना है? 1 डायोप्टर। यदि हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर 1/P बराबर 1/1। ठीक है, इसे 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। इसी जगह पर अगर अवतल लेंस की क्षमता होगी तो माइनस हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता है इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां होगी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस समतल होगी, क्या होगी? तो ऑप्शन कह रहा है कि दोनों अवतल होगा, या दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो याद रखिएगा कि यदि किसी दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर होगा तो दर्पण तथा लेंस समतल दोनों अवतल होगा। याद रखिएगा दोनों अवतल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो बताना है 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो याद रखिएगा sin i/sin r। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो याद रखिएगा एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ किनारे पतला होता है और ये बीच में मोटा होता है। ठीक है, चलिए तो पूछेगा एक उत्तल लेंस होता है तो बताना है ऑप्शन नंबर सी, किसी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, जैसे कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस इस तरह से होता है और बीच में देखिए ये पतला रहता है। ठीक है, लेकिन इसके किनारे मोटा रहता है, और उत्तल लेंस में किनारे में पतला रहता है और बीच में मोटा रहता है। ठीक है ना, तो पूछेगा कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आवर्धन लेंस का अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी
फोक्सांतर यानी F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। तो संबंध है, क्या है? तो याद रखिएगा, तो R बराबर 2F होता है या F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, R बराबर 2F। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए सही है, बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, गोलीय लेंस किसे कहते हैं? तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाते हैं? तो उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, आवर्धन का जो SI मात्रक होता है ये मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यदि पूछा जाए लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र यदि पूछा जाए किसे कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप
निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी छोटे अक्षर को यदि पढ़ने के लिए यदि प्रयोग करना है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो याद रखिएगा दर्पण का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 1/v प्लस 1/u, 1/v, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इससे इधर से भी कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो C से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता कम होती है। याद रखिएगा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है। ठीक है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? कम होती है। ठीक है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है? तो आभासी एवं सीधा होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती? आभासी एवं सीधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती है? आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती है? आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है।
कैसी होती है, अनंत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसे होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है किस पर होती है, फोकस पर होती है। याद रखिएगा कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो यहाँ पर बताइएगा फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, फोकस पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो याद रखिएगा फोकस पर होती है, ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, फोकस पर। ठीक है, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। याद रखिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। याद रखिएगा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है यह निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है यह निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत